हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड मशीनिस्ट ग्राइंडर सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बार ही क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको मशीनिस्ट ग्राइंडर की और वीडियो देखनी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मशीनिस्ट ग्राइंडर के फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तथा साथियों, अगर आज पहली बार आप मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट H डिनोट्स इन द स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के जो मानक अंकलन प्रणाली में H क्या दर्शाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछे, चाहे A पूछे 60, H5, V8 कुछ भी पूछे, तो आप हर चीज़ का आंसर दे पाएंगे। तो साथियों, ये एक सीक्वेंस है जो मार्किंग सिस्टम हम एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग व्हील के लिए। तो ये सीक्वेंस फॉलो की जाती है। एक होता है, पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा जो होता है वो होता है अब्रेसिव का टाइप क्या है, तीसरा है ग्रेन का साइज़ क्या है, चौथा है ग्रेड, पाँचवा है स्ट्रक्चर, छठा होता है बॉन्ड टाइप और सातवां होता है मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड। तो अगर सबसे पहले जो 51 लिखा हुआ है, अगर 51 आ रहा है जो प्रीफिक्स लिखा हुआ है, ये होता है जो मैन्युफैक्चर सिंबल इंडिकेट द एग्जैक्ट काइंड ऑफ एब्रेशन, कि किस मैन्युफैक्चर के द्वारा ये बनाया गया है और उसका सिंबल है और उसने किस तरह का जो अब्रेशन है वो यूज किया है। सेकंड है ए, अगर ए लिखा आ रहा है तो ए का मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज ए अब्रेसिव यूज किया गया है। अगर ए की जगह सी लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि सिलिकॉन कार्बाइड एज ए अब्रेसिव टाइप यूज किया गया है। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ता हूँ तो जो 36 है, तो 36 किस रेंज में आ रहा है, क्योंकि जो ग्रेन का साइज़ इंडिकेट कर रहा है, तो ग्रेन का साइज़ है मोटा है, पतला है, कैसा है, तो कोर्स है, मीडियम है, फाइन है या वेरी फाइन है। अगर यहाँ इसने 36 दिया हो तो 36 किस रेंज में आ रहा है, तो वो मीडियम रेंज में आ रहा है। अगर यहाँ 11 लिखा होता तो वो कोर्स रेंज में होता। अगर यहाँ 36 की जगह 150 लिखा होता तो ये फाइन रेंज में होता। अगर इसकी जगह 36 की जगह वो लिख देता कि 320 तो वो किस रेंज में आता, वेरी फाइन रेंज में। तो ये सब डाटा है, एक स्टैंडर्ड है, इसको हमें मेमोराइज और हमें याद ही करना है कि कौन सी रेंज में कौन सा वैल्यू आएगी। उसके बाद आती ग्रेडिंग। ग्रेडिंग 3 तरह की होती है, सॉफ्ट ग्रेडिंग, मीडियम ग्रेडिंग और हार्ड ग्रेडिंग। तो इस तरीके से जो चौथा है सीक्वेंस का वो ग्रेडिंग को इंडिकेट करता है। उसके बाद जो 5 लिखा हुआ है वो इंडिकेट करता है स्ट्रक्चर को, कि ओपन है कि डेंस है। ओपन का मतलब होता है कि मान लो हम पानी है किसी कंटेनर में या बोतल में, मान लो अगर एक सिरे से हम देख रहे हैं तो दूसरी तरफ का सिरा हमें दिखाई देता है, इसका मतलब उस पर ट्रांसपेरेंसी है बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ देखें और हमें कुछ दिखाई ना दे तो इसका मतलब वो डेंस मटेरियल है। तो ये भी उस प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। या 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब किस कैटेगरी में आ रहा है, डेंस कैटेगरी में आ रहा है। अगर 10 होता या 11 होता या 16 होता तो ये आता ओपन कैटेगरी में, मतलब ट्रांसपेरेंट कैटेगरी में। इसके बाद जो अगला है वो बताता है हमें बॉन्ड टाइप, क्योंकि इस तरीका का बॉन्ड, अगर V लिखा हुआ है तो वर्टिफाइड, S लिखा हुआ है तो सिलिकेट, R लिखा हुआ है तो रबड़। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं
वो मैन्युफैक्चर अपनी मार्किंग या व्हील को आइडेंटिफाई करने के लिए करता है। मान लो उसने 100 पीस बनाए तो उसकी मार्किंग कर देता है 1 to 100, तो उससे वो पहचानने में आसानी होती है। तो ये जो सीक्वेंस होती है इसके अकॉर्डिंग आपसे एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दे देगा कि 51 क्या है, एल क्या है, 5 क्या है, वी क्या है, 100 क्या है, 23 क्या है। तो इस तरीके से आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो H है वो क्या है। तो H किसको इंडिकेट करता है, वो बताता है हमें ग्रेड को, कि ग्रेड कौन सी, मीडियम है, सॉफ्ट है या हार्ड है। इसमें क्या है कि इसकी सीक्वेंस में जो ए के आगे 51 नहीं दिया, कि जो जिस मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाया गया है वो कोड नहीं दिया गया। तो आपको उस चीज़ से कन्फ्यूज नहीं होना। जो मैंने इमेज दिखाई थी वो एकदम स्टैंडर्ड डाटा है फॉर द ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन के लिए। तो यहाँ H किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रेड को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, व्हाट द 5 डिनोट्स इन द स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम इन द ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो स्टैंडर्ड दिया गया है उसमें जो 5 है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। तो 5 क्या बताता है हमें, स्ट्रक्चर या फिर संरचना को इंडिकेट करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज यूज फॉर शार्पनिंग द हैंड सा। जो हैंड सा को तेज करने के लिए किस प्रकार की ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाता है। तो हैंड सा एक तरीके से आरी होती है जो कि किसी चीज़ को काटने के लिए लोहा या लकड़ी को काटने के लिए काम में लाई जाती है। तो उसकी जब हम शार्पनेस को इंक्रीज करते हैं तो जो ग्राइंडिंग व्हील, हम किस तरह का ग्राइंडिंग व्हील हम यूज करते हैं। तो इस तरह की जो ग्राइंडिंग में हम यूज़ करते हैं वो करते हैं सोसर। तो सोसर इज ए टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील विच इज़ यूज फॉर शार्पनिंग द हैंड सा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द व्हील स्पीड सेलेक्टेड फॉर सॉफ्ट व्हील व्हाइल ग्राइंडिंग। पीसते समय नरम पहिए के लिए पहिया गति का चयन क्या है। तो वो इंडिकेट करता है हाई स्पीड या तीव्र गति को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज रिक्वायर्ड फॉर हाई फिनिशिंग ग्राइंडिंग। हाई फिनिशिंग ग्राइंडिंग या पीस के लिए किस प्रकार के व्हील या ग्राइंडिंग व्हील की आवश्यकता होती है। तो फाइन ग्रेड एंड डेंस स्ट्रक्चर इज ए टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील विच इज रिक्वायर्ड फॉर हाई फिनिशिंग ग्राइंडिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज रिक्वायर्ड फॉर रफ ग्राइंडिंग। जो मोटे पीसने के लिए किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील की आवश्यकता होती है। तो ये होता है कोर्स ग्रेन एंड ओपन स्ट्रक्चर। फाइन ग्रेड और ओपन स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है जब भी हमें रफ सरफेस की हम ग्राइंडिंग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। सिंपल सा मतलब अगर रफ सरफेस है तो मतलब उसके ऊपर से मटेरियल हमें ज़्यादा हटाना है, तो हमें क्या है कि ग्राइंडिंग व्हील से मोटे दाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें किसी सरफेस ऑलरेडी फिनिशिंग है, उसकी थोड़ी बहुत फिनिशिंग करनी है, तो हम फाइन ग्रेड का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज सेलेक्टेड फॉर रिमूविंग लेस स्टॉक मटेरियल। स्टॉक सामग्री को कम करने के लिए किस प्रकार के पीस व्हील का चयन किया जाता है। मतलब हमें किसी भी ऐसा वर्क पीस है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हमें ग्राइंडिंग करनी है और बिल्कुल ग्राइंडिंग ऐसी करनी है, बिल्कुल माइनर ग्राइंडिंग। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल की जो लेयर है वो रिमूव करनी है, बहुत ही छोटी है, कम स्टॉक मटेरियल को हमें उतारना है। तो हम किस तरह के जो ग्राइंडिंग व्हील को हम सेलेक्ट करेंगे। तो उसमें हम यूज़ करते हैं फाइन ग्रेड डेंस स्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट व्हील। जो ग्रेडिंग होगी उसकी फाइन ग्रेडिंग करेंगे, वो जो मटेरियल स्ट्रक्चर होगा डेंस होगा और सॉफ्ट व्हील हम यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से या मेटल के ऊपर से एक हल्की परत को उतारना या ग्राइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल थिन वाशर्स आर मेड फॉर माउंटिंग द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील माउंटिंग के लिए थिन वाशर किस पदार्थ का होता है। तो ये होता है ब्लोटिंग पेपर और रबड़ का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टर्निंग इज नेसेसरी इन द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में टर्निंग कब आवश्यक होती है। इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ग्राइंडिंग व्हील में टर्निंग कब आवश्यक होती है। बिफोर द बैलेंसिंग, बैलेंसिंग से पहले टर्निंग आवश्यक होती है किसी भी ग्राइंडिंग व्हील की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर बैलेंसिंग द ग्राइंडिंग व्हील। बैलेंसिंग ग्राइंडिंग व्हील के लिए कौन जरूरी है या क्या चीज़ जरूरी है। तो वो होता है कलेक्ट एंड आर्बर। तो किसी भी ग्राइंडिंग व्हील की जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो हमें कलेक्ट और आर्बर की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द शार्पनेस इन व्हील फेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के व्हील फेस में शार्पनेस को दोबारा लाने की विधि क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है ड्रेसिंग। जब भी हम किसी ग्राइंडिंग व्हील जब काम में लेते हैं किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए, कुछ समय बाद क्या होता है कि ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग की जाती है उसकी शार्पनेस को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील इज यूज फॉर ग्राइंडिंग लो टेंसाइल मटेरियल। कम तन्यता सामग्री को ग्राइंडिंग के लिए किस अपघर्षण ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये हम यूज करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड अब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील इज यूज फॉर ग्राइंडिंग द लो टेंसाइल मटेरियल। तो ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस जो कम होती है, तो इस तरह के जो मटेरियल पर जो हम ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं तो हम करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील इज यूज फॉर ग्राइंडिंग द हाई टेंसाइल मटेरियल। जो हाई टेंसाइल मटेरियल होते हैं या उच्च तन्यता सामग्री को ग्राइंड करने के लिए किस अपघर्षक ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि हमने इसका जो मार्किंग सिस्टम देखा था ग्राइंडिंग व्हील का, तो आपने देखा होगा कि दो चीज़, एक जगह था A लिखा हुआ था, तो A किस लिए था, एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए, और एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब जो अब्रेसिव का टाइप बताना हो, तो एक था एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा था C, वो था हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, जो कि पिछले क्वेश्चन का आंसर था। तो ये कह रहा है कि जो उच्च तन्यता सामग्री को ग्राइंड करने के लिए हम किस अपघर्षक ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करते हैं। तो हम इसके लिए हम करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द ग्राइंडिंग व्हील्स आर चेक्ड फॉर क्रैक्स बिफोर माउंटिंग। माउंटिंग से पहले दरार के लिए ग्राइंडिंग व्हील को कैसे परीक्षण करते हैं। बाई लाइट टैपिंग, हल्की टैपिंग के द्वारा ग्राइंडिंग व्हील आर चेक फॉर क्रैकिंग बिफोर द माउंटिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन A2। तो ऐसा हमें ग्राइंडिंग व्हील को चेक करना है कि कहीं उसके अंदर दरारें तो नहीं है, कि अगर उस ग्राइंडिंग व्हील के अंदर कुछ दरारें होंगी या कुछ माउंटिंग पोर्शन हो जो उभरा हुआ पोर्शन रहता है कॉन्वेक्स की शेप में, तो जिस भी ऑब्जेक्ट की हम ग्राइंडिंग करेंगे तो प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं हो पाएगी। सो जिस ऑब्जेक्ट से हम ग्राइंडिंग करेंगे उसके भी पीस में क्या होता है कि अनइवननेस आ जाएगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई फ्लैंस आर रिसेस फॉर माउंटिंग द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील माउंटिंग के लिए फ्लैंस अवकाश क्यों देते हैं। टू प्रोवाइड द एंगुलर बेयरिंग एट द देयर सरकमफेरेंस, उसकी परिधि पर गोल बेयरिंग लगाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फिट द ग्राइंडिंग व्हील ऑन व्हील स्पेंडल। जो ग्राइंडिंग व्हील को व्हील स्पेंडल पर कैसे फिट करते हैं या कैसे लगाते हैं। तो ये लगाते फ्री फिट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाई पेरिफेरल स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील की हाई पेरिफेरल स्पीड कितनी होती है। तो ये होती 50 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मटेरियल फॉर प्रिसीजन टाइप ड्रेसर्स। प्रिसीजन टाइप ड्रेसर बनाने के लिए किस सामग्री का हम उपयोग करते हैं। तो जो प्रीसीसियस टाइप जो ड्रेसर होते हैं उसको बनाने के लिए हम सॉलिड स्टील का हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर ट्रूइंग द ग्राइंडिंग व्हील ऑफ प्रिसीजन ग्राइंडिंग। प्रिसीजन ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग व्हील की जो ट्यूरिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो ये होती है डायमंड। तो डायमंड इज ए मटेरियल विच इज़ यूज फॉर द टर्निंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील फॉर द प्रिसीजन ग्राइंडिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन स्टोर द टेपर्ड कप ग्राइंडिंग व्हील्स। टेपर कप ग्राइंडिंग व्हील को कैसे स्टोर करते हैं, जो हम करते हैं पीछे की तरफ या बैक साइड अप, कैन बी स्टोर द टेपर कप ग्राइंडिंग व्हील। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन स्टोर द सेवियर्स या शोशर्स एंड कप व्हील लेस देन 150 mm डायमीटर। 150 mm व्यास से कम सेवियर्स और या कप व्हील्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो एट द एज और द फ्लैट वाइज, किनारा या सपाट की तरह रखकर हम इनको स्टोर कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन अवॉइड द ग्राइंडिंग व्हील ब्रेकेज वाइल ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के दौरान ग्राइंडिंग व्हील को टूटने से कैसे रोका जा सकता है। तो जो भी इसकी जो स्पीड होती है उसको अगर हम करेक्टली ऑपरेट करते हैं तो जो ग्राइंडिंग व्हील की जो टूटने का जो खतरा रहता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ यूज द करेक्ट व्हील स्पीड, जो व्हील की जो स्पीड है उसको सही कर हम ग्राइंडिंग व्हील को टूटने से बचा सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन लार्ज नंबर्स। बड़ी संख्या में एक घटक के उत्पादन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो ये होती है अगर एक ही कंपोनेंट है उसकी हमें लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेट करनी है, तो ये हमारा कहलाता है मीडियम बैच प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही कंपोनेंट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाखों करोड़ों में बनाते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जो प्रोडक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन लार्ज नंबर्स, तो कौन सा मेथड सूटेबल होता है, वो होता है मीडियम बैच प्रोडक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच असेंबली प्रोवाइड इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन द कंपोनेंट्स। कौन सी असेंबली घटकों के बीच विनियमितता प्रदान करती है, तो ये होती सेलेक्टिव असेंबली या चुनिंदा असेंबली प्रोवाइड इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन द कंपोनेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द ग्रेटर ऑफ टू लिमिट ऑफ साइज। आकार की दो सीमा से अधिक क्या कहा जाता है, तो ये कहते हैं हम उसको अपर डेविएशन। तो क्या होता है कि किसी भी साइज़ की दो लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। तो ये हमें पूछ रहा है कि जो ग्रेटर है, जो मतलब दो लिमिट्स होती है अपर और लोअर, तो जो ग्रेटर लिमिट्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपर डेविएशन या ऊपरी विचलन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिस्टम इफ द शाफ्ट इज वेरी टू सेट द डिफरेंट क्लास ऑफ फिट। यदि फिट के विभिन्न वर्ग को सेट करने के लिए शाफ्ट विधि है तो वो प्रणाली क्या कहलाती, तो वो कहलाती है होल बेसिस सिस्टम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ होल। 25 ± 0.2 mm, एक छेद है जिसका डाया 25, उसकी जो टॉलरेंस है वो है ±0.2 mm की जो मिलीमीटर की जो उसकी जो टॉलरेंस है वो क्या होगी। तो एक होती है उसकी जो मैंने डिस्कस किया था, किसी भी पार्ट्स की एक अपर लिमिट्स होती है, एक लोअर लिमिट्स होती है। तो इसकी अगर मैं अपर लिमिट की बात करता हूँ तो ये हो जाएगी हमारी, उसको प्लस कर देंगे 25 + 0.0 सॉरी एक बार हम 25 + 0.02, तो ये निकल के आता है 25.2 mm। एक में हम क्या करेंगे, 25 में से माइनस कर देंगे, तो 25 में से 0.2 को माइनस करेंगे, तो 0.2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24.8। तो ये है हमारी अपर लिमिट, ये है हमारी लोअर लिमिट। लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है कि टॉलरेंस कितनी होगी, तो टॉलरेंस +2 प्लस में है और माइनस में है 0.2, तो टोटल हो जाएगी 0.4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is termed as relation between the two matching parts of a hole and a shaft in an assembly। एक असेंबली में छेद और शाफ्ट के दो संभोग भागों के बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इंटरफेरेंस फिट, हस्तक्षेप फिट। जो भी एक होल होता है, एक शाफ्ट होता है, जब एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स के अंदर डालते हैं तो कुछ टॉलरेंस बची होती है। ये कहता है कि दो पार्ट्स है, एक होल एक शाफ्ट है, जब भी हम असेंबल करते हो तो उनके बीच में रिलेशन होती है, वो कहलाती है हमारी इंटरफेरेंस फिट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ द होल। छेद की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या होगी? तो एक बार क्या है कि एक ऊपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है। तो ऊपर लिमिट कैसे निकालेंगे हम? एक बार 30 में हम प्लस कर देंगे 0.021। तो जब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 30.021। दूसरी लिमिट है वो 0 दी गई है, तो 30 में अगर 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन A1। तो यहाँ हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसने पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का नाम क्या है? जो चित्र में जो माइक्रोमीटर दिया गया है वो एक वी अनविल माइक्रोमीटर, क्योंकि आप देख सकते हैं जो अनविल है वो किस फॉर्म में है? वी की शेप में है। तो इसलिए जो माइक्रोमीटर का जो टाइप है वो है वी अनविल माइक्रोमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का नाम क्या है? तो एक चित्र में जो माइक्रोमीटर दिया गया है तो उसका नाम बताना है कि ये कौन सा माइक्रोमीटर है। तो ये है ट्यूब माइक्रोमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ रेडियस गेज। रेडियस गेज का मटेरियल क्या होता है? जो रेडियस गेज होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो वो होता है हाई क्वालिटी स्टील शीट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द साइज ऑफ रेडियस इज मार्क ऑन रेडियस गेज। रेडियस गेज पर रेडियस का आकार कहाँ पर मार्क रहता है? तो ये होता है इंडिविजुअल ब्लेड्स के ऊपर। तो गेज की जो अलग अलग ब्लेड होती है उसके ऊपर उसका जो साइज होता है या रेडियस का जो साइज होता है वो रेडियस गेज के ऊपर मेंशन होता है। अलग अलग ब्लेड के ऊपर उसका साइज मेंशन होता है। जैसे फिलर गेज होता है तो फिलर गेज में भी छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती है, तो उन फिलर गेज का जो साइज होता है वो उन ब्लेड्स के ऊपर ही लिखा होता है। तो इसी तरीके से जो रेडियस गेज में जो इंडिविजुअल्स ब्लेड होती है उसके ऊपर जो रेडियस का जो साइज है वो मार्क होता है या लिखा होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन रेडियस गेज। तो रेडियस गेज है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल रेडियस गेज, एक होता है एक्सटर्नल रेडियस गेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिनोट्स गो एंड इन प्लग गेज। प्लग गेज में गो एंड है वो क्या दर्शाता है? तो प्लग गेज में जो गो एंड दर्शाता है वो दर्शाता है मिनिमम लिमिट को, जो न्यूनतम सीमा होती है उसको इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिनोट्स नो गो एंड इन प्लग गेज। प्लग गेज में नो गो एंड क्या दर्शाता है? नो गो एंड दिखाता है मैक्सिमम लिमिट को। तो हमारा गो एंड दिखाता है, जो गो एंड होता है प्लग गेज का वो दिखाता है मिनिमम लिमिट को, और नो गो एंड जो होता है प्लग गेज का वो दिखाता है मैक्सिमम लिमिट को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गेज एनुलर ग्रूव इज कट। कौन सा गेज नल सतह पर पता लगाने के लिए जो गोरीय ग्रूव होते हैं उपलब्ध कराता है? तो ये कराता है नो गो रिंग गेज। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गेज इज यूज टू चेक द साइज ऑफ होल एंड एक्यूरेसी ऑफ टेपर। होल का आकार और टेपर की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं? तो किसी भी होल या छेद की साइज़ को या उसकी जो कितनी उसके अंदर टेपर है उसकी एक्यूरेसी को जांच करने के लिए हम टेपर गेज या टेपर प्लग गेज का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन A2। तो साथियों ये जो 38 क्वेश्चंस थे ये थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के।
विच वन ऑफ द फ्लोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम टू इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1/3 है। तो ये होती है ट्रायंगल या त्रिभुज में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। जो वृत्त की जो परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। और अगर एरिया का फॉर्मूला पूछता है सर्कल का एरिया क्या होता है वो होता है πr²। तो ये तो होता है एरिया का और ये होता है हमारा सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। सरकमफेरेंस होता है 2πr। r हमारा रेडियस है, पाई स्टैंडर्ड है, ए हो गया एरिया, सी हो गया सरकमफेरेंस। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। वृत्त के जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये होता है πr²। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो एरिया का जो फार्मूला होता है सर्कल का वो होता है πr² और सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द शेडेड पोर्शन। जो छायांकित भाग का नाम क्या है। तो छायांकित भाग क्या कहलाता है, हमारे एक सेगमेंट कहलाता है। एक तरीके से दो सेगमेंट होते हैं, एक माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है। तो ये जो हमारा जो शेडेड किया हुआ है ये एक माइनर सेगमेंट है और जो अनशेडेड पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है आपको वाइट वाइट दिख रहा है, तो ये हमारा कहलाता है मेजर सेगमेंट। तो यहाँ हमसे पूछा है कि जो शेडेड पोर्शन है, छायांकित जो भाग है, वो क्या इंडिकेट करता है। तो वो है हमारा माइनर सेगमेंट या खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइन इज कॉल्ड एज ए कोड। कौन सी लाइन को ज्या कहा जाता है। जो कोड होती है वो हमारी कौन सी लाइन होती है। तो कोई भी लाइन जो सर्कल का सेंटर होता है, मान लो सपोज करो ये सर्कल है, ये वृत्त है, इसका एक केंद्र है या सेंटर है, जो इससे जो पास होगी वो तो हमारी कहलाती है डायमीटर। जो कहीं से भी पास हो जाए तो ये सब हमारी क्या है, डायमीटर है। लेकिन एक ऐसा वृत्त, ये उसका वो केंद्र हो गया, जो सेंटर के अलावा जो कोई भी जो लाइन पास होगी किसी भी शेप में, यहाँ से जो सेंटर से पास ना हो, तो वो हमारी कहलाती है कोड्स। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि कौन सी कोड है। आप चित्र देख सकते हैं इसका। तो इसमें जो कोड है वो कौन सी है हमारी, मैंने बताया था कि जो सेंटर से पास ना हो, तो ये क्या है, जो ए बी है वो क्या है, हमारी कोड है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 44 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या है जबकि उसका व्यास दिया हुआ है। तो जो डायमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो रेडियस क्या होगा, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है, तो d/2। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 44, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2 22 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। द हेड ऑफ द बॉयलर एप्लीकेशन शोन इन द फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड कैसा है। तो हेड क्या है, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो चित्र में जो दिखाया गया है वो हेड किस शेप का है, तो वो है स्टीपल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4 स्टैंडर्ड होते हैं डायग्राम, इनको हमें मेमोराइज ही करना होता है कि कौन सी शेप है तो उसका नाम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिविटेड जॉइंट इज ए। रिविटेड जॉइंट कैसा होता है। तो रिविटेड जॉइंट एक सेमी परमानेंट जॉइंट होता है। परमानेंट जॉइंट हमारे होते हैं जो वेल्डिंग करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा परमानेंट जॉइंट। लेकिन रिविट क्या है, एक सेमी परमानेंट जॉइंट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3 या अर्ध स्थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गिवन रिविट। रिविट को पहचाने। तो रिविट भी क्या है कि इसका जो पोर्शन होता है रिविट का, ये हेड होता है। हेड के अकॉर्डिंग हम इनको पहचान सकते हैं। तो ये है हमारा स्नैप हेड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल पाइप इज़ यूज फॉर ड्रेनेज पाइपलाइन। ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल पाइपलाइन का उपयोग करते हैं। जो भी गंदगी को बाहर निकालते हैं, जो ड्रेनेज पाइपलाइन होती है, उस जो ड्रेनेज पाइपलाइन में जो पाइप यूज़ की जाती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो वो होती है पीवीसी पाइप या पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू ब्लॉक द पाइप एट वन एंड। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पाइप को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है, तो ये हमारा कहलाता है प्लग। अगर पाइप का हमें एक एंड है उसको बंद करना है, ब्लॉक करना है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम प्लग का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एकोमोडेट 4 पाइप्स इन पाइप फिटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग के 4 पाइपों को समायोजित करता है, तो ये हमारा कहलाता है क्रॉस। एक तरीके से जैसे 4 पाइप आपस में जहाँ पे मिले तो वो कहलाता है हमारा क्रॉस। वो इसी शेप में होता है कि एक पाइप यहाँ फिट कर देंगे, एक यहाँ, एक ये, एक यहाँ पे, इस तरीके से क्रॉस का अरेंजमेंट होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। तो ये थे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अब जो क्वेश्चन आएंगे 25 वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। एक डिस्क्राइबिंग वर्ड की हेल्प से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस दिया हुआ है इट इज़ ए डैश नेबरहुड वन नीड नॉट फियर। सो इट इज़ ए सेफ नेबरहुड। हमारा जो पड़ोस है वो बहुत ही सुरक्षित है, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन एरिया, सो इट इज़ ए डैश प्लेस। कोई भी मतलब ऐसे एरिया में हम रह रहे हैं जहाँ पे कोई पार्क नहीं है, तो ऐसा प्लेस क्या कराएगा, बोरिंग प्लेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। देयर इज नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन पार्क, सो इट इज़ ए बोरिंग प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। एक वही चीज़ है कि एक सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की हेल्प से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो देयर इज़ ए फैक्ट्री इन द एरिया द एयर इज। अगर ऐसे एरिया जहाँ पे फैक्ट्री है तो वहाँ पे क्या होगा, पोल्यूशन होगा। तो देयर इज़ ए फैक्ट्री इन द एरिया द एयर इज़ पोल्यूटेड। तो वहाँ उस एरिया की जो एयर है या हवा है वो प्रदूषित मिलेगी या पोल्यूटेड मिलेगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज ए वाटर स्कैरेसिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज। अगर ऐसा एरिया जहाँ पे पानी की कमी हो तो ऐसा एरिया क्या कहलाता है, ड्राई एरिया। जैसे राजस्थान का जैसलमेर वगैरह एरिया है तो वहाँ क्या है कि रेत ही रेत है, पानी नहीं है, तो वहाँ पानी की स्कैरेसिटी है या पानी की कमी है। तो देयर इज ए वाटर स्कैरेसिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज ड्राई, तो सूखा एरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द ट्रांसपोर्टेशन टू द रूरल एरिया इज डिफ़िकल्ट एज द रोड आर। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मतलब जो गाड़ियों का जो आवागमन होता है गाँव एरिया में वो डिफ़िकल्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ के रोड है कि अनइवन होते हैं, कहीं ऊंचे कभी नीचे या टूटे फूटे रोड होते हैं। तो द ट्रांसपोर्ट टू सम रूरल एरियाज इज़ डिफ़िकल्ट एज द रोड आर अनइवन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन, अनइवन का मतलब होता है इस शेप में हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो हमारी जो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए क्या आवश्यकता है। तो जो हमारी हॉबीज़ हैं, जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को वॉलीबॉल खेलना पसंद है, तो अगर वो हम डेली कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं तो हम फिजिकली भी फिट रहते हैं और मेंटली भी फिट रहते हैं। तो जो भी हमारी हॉबी है उसको अचीव करना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द ITI इट इज़ ए। जब भी आपका जो ITI में जो आपका जो टीचर होता है इस तरीके से इंस्ट्रक्टर होता है वो,
तो जब भी आपको इंस्ट्रक्टर कहीं बाहर मिल जाए या आईटीआई के अंदर मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? तो when you meet the instructor inside or outside the ITI, it is always a formal. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल मॉडल डैश पीपल टू फॉलो दैम. रोल मॉडल्स इंस्पायर द पीपल टू फॉलो दैम. जैसे रतन टाटा है, उससे लोग बाग बहुत कुछ सीखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं. तो ये किस तरीके से वो उसका रतन टाटा क्या हो गया, हमारा एक रोल मॉडल हो गया कि हमें भी उस तरह से बनना है, अब्दुल कलाम की तरह बनना है. तो अब्दुल कलाम हमारे लिए क्या हो गया, रोल मॉडल हो गया. तो उसके हम इंस्पायर होते हैं. तो रोल मॉडल्स इंस्पायर द पीपल टू फॉलो दैम. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोकन इंग्लिश इज यूजुअली नॉट ओनली डैश बट आल्सो. स्पोकन इंग्लिश इज यूजुअली नॉट ओनली वर्बल बट आल्सो ए नॉन वर्बल. राइट आंसर इज ऑप्शन A2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड. तो द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड. जो भी हमारे नज़दीकी वातावरण में हमारे नज़दीक रहते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेबरहुड या पड़ोसी. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन इन ए प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड. द कंडीशंस इन ए प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ ए बॉडी और somebody or sometimes या something is called environment. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट्स एंड लीड एज एन एग्जाम्पल. तो किस तरह का होता है, ये होते हैं हमारे रोल मॉडल्स कि हमें उसकी जो अचीवमेंट्स है, उसका गुड बिहेवियर है, उससे हमें चीज़ों को सीखना है. तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन are with very good behavior achievements and leads an example of role model. Right answer is option A3. Next question is there dash a coffee shop dash the park. So there is a coffee shop next to the park. पार्क से आगे क्या है, कॉफ़ी शॉप है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैश टू प्रिवेंट द वाटर स्कैरसिटी. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट द वाटर स्कैरसिटी. जब भी हमें पानी की कमी होगी तो जो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हुई है, पानी को इकट्ठा किया हुआ है, तो वो हमारी हेल्प करता है जब भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द अपोजिट. क्लीन का अपोजिट क्या होगा और हेल्दी का अपोजिट क्या होगा. तो क्लीन मतलब होता है साफ, जो डर्टी मतलब गंदा, ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया. हेल्दी स्वस्थ, अनहेल्दी अस्वस्थ. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट एन एडवेंचर. इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा एक एडवेंचर नहीं है. तो जब भी हम कभी कहीं घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्फिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, नाव में घूमते हैं. तो वो सब क्या कहलाते हैं, सब एडवेंचर्स कहलाते हैं. लेकिन ड्राइविंग एक एडवेंचर नहीं है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैवलिंग इन द सी इज कॉल्ड. जब भी हम समुंदर के अंदर ट्रैवलिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है. तो ट्रैवलिंग इन द सी इज कॉल्ड वॉयेज. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर मैनी डू एंड डू नॉट टू बी डैश वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग इन इंटरव्यू. सो देयर आर मैनी डू एंड डू नॉट बी. आइडेंटिफाई व्हेन प्रिपेयर और फॉर अटेंडिंग फॉर ए इंटरव्यू. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4. जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें इंटरव्यू के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है. जैसे इंटरव्यू देने जाते तो हमें ऑलवेज फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए. नहीं कि हम ट्राउज़र जीन्स या टी शर्ट पहन के जा रहे हैं या वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं और लाउडली हंस रहे हैं. एक नेचुरल मुस्कान होनी चाहिए और आर्ग्यू किसी के साथ बहस नहीं कर रहे हैं. तो ये सब क्या कहलाते हैं, अच्छे एडिकेट्स या
बुरे एडिकेट्स कहलाते हैं। तो जब भी हम इंट्रो को अटेंड करें तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज डैश योर मोबाइल फ़ोन डैश साइलेंट मोड। तो ऑलवेज नो योर मोबाइल फ़ोन ऑफ स्विच ऑफ। तो ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड। तो हमेशा हमें अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में रखना चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेस्ट द डैश स्पीक इन द वर्ल्ड डैश इन तिब्बत। तो द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट स्पीक इन द वर्ल्ड, और कहाँ पे है वो? तिब्बत में है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज इज असेंशियल टू बिकम ए कंप्यूटर प्रोफेशनल। तो कौन सी भाषा है हमें कंप्यूटर में मास्टर बना देती है? अगर हमें कंप्यूटर को सीखना है तो हमें कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? वो होती इंग्लिश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम आसानी से कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए सिनोनिम ऑफ लॉयल। लॉयल का जो सेम शब्द है वो क्या है? तो लॉयल मीन्स फेथफुल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1, सेम इन मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू स्पीक योर सुपीरियर यू शुड बी। जब भी हम अपने किसी भी सीनियर पर्सन को या सुपीरियर को बुलाते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हम रहते हैं फॉर्मल, ऑलवेज फॉर्मल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। फॉर्मल का मतलब होता है उसको ग्रीट करेंगे। अगर सुबह के टाइम मिल रहे तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में मिल रहे तो गुड आफ्टरनून, शाम को मिल रहे तो गुड इवनिंग, रात के समय मिल रहे तो गुड नाइट। तो ये सब क्या है कि फॉर्मल चीज़ें कहलाती है। तो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड अमंग द गिवन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए गए, उनमें से कौन सा वर्ड है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है? तो मैग्निफिकेंट एक क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डैश सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए डायरेक्ट कमांड, इन्विटेशन, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन। तो एन इम्परेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए डायरेक्ट कमांड, इन्विटेशन, वार्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।